हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सुडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद संदीप सुडा पे। आपने बात करते हैं जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी उसमें पीवाईक्यू सीरीज का 360 डिग्री विश्लेषण का दूसरा वीडियो है जिसमें अपने हिंदी से संबंधित बात करते हैं। जो अगला जो प्रश्न है वो है, जो साथी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इससे पहले जो वीडियो बनाया था पीवाईक्यू सीरीज में जो प्लेलिस्ट में है वो वीडियो भी आप देख लेंगे। अपने जो अगला प्रश्न है वो है 91वां प्रश्न है। 91वां प्रश्न कहता है कि सांकेतिक 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 अर्थ युक्त अर्थ या मुख्य अर्थ का बोध कराने साक्षात सांकेतिक अर्थ या मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति कौन सी होती है। सांकेतिक अर्थ का या मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति ऐसे याद कर लो, ये मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति है ना, ये तो अभिधा शब्द शक्ति होती है। सीधा ही है, सरल से ये प्रश्न। ये कौन सी शब्द शक्ति होती है? ये अभिधा शब्द शक्ति होती है। हाँ जी, ये अभिधा शब्द शक्ति है। अगला प्रश्न है 92वां। काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुणा, काव्य गुण की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? हाँ जी, तो अपने क्या है कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुणा, काव्य गुण की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? याद कर लेना, यह परिभाषा आचार्य ब्राह्मण ने दी है। ये परिभाषा किसने दी है? आचार्य ब्राह्मण ने ये परिभाषा दी है। ये जो वीडियो है ये सेकंड ग्रेड के लिए, ये वीडियो फर्स्ट ग्रेड के लिए, ये वीडियो कॉलेज लेक्चरर के लिए, इन तीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न मैंने ये करवाया हुआ है, आपको वीडियो में भी करवाया हुआ है। ये पायनी नुपुर मंजू बजे कटी किंकनी के धुनी की मधुराई, सांवरे लसे पटपीत ये उनसे बनमान सुआई, जय जगमंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्ह देव सहाय। ये जो पद है, ये पद किससे संबंधित है? ये माधुर्य गुण से संबंधित पद है। और ये माधुर्य गुण का पद होता है तो रीति कौन सी होती है? वो वैदर्भी रीति होती है, याद कर लेना। वो कौन सी रीति होती है? वैदर्भी रीति है। अगर कहीं प्रसाद गुण होता है तो वहां रीति कौन सी होती है? प्रसाद गुण में पांचाली रीति होती है, याद कर लेना। और कहीं ओज गुण होता है तो ओज गुण में रीति कौन सी होती है? ओज गुण में गोड़ी रीति होती है, ये याद कर लेना। ठीक है, तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें आ जाएगा वैदर्भी रीति। 93 में क्या हो जाएगा? 93 में दो उत्तर हो जाएगा वैदर्भी रीति का। ठीक है जी, हाँ जी। अच्छा जी, साथ साथ में मैं ये जो फ्लो वर्क तैयार कर रहा हूँ ना, फ्लो वर्क यूज कर रहा हूँ, इसको भी आप देख सकते हैं कैसे मैं इसको यूज कर रहा हूँ। देखो क्वालिटी कितनी अच्छी आ रही है। ये सीधी पीडीएफ ही खोली और पीडीएफ की क्वालिटी कितनी अच्छी आ रही है, ये भी आप साथ साथ में देखें, गौर करें कैसे मैं इसको देखो आगे बढ़ा रहा हूँ। अब जैसे व्याकरण विरुद्ध शब्द प्रयोग से उत्पन्न काव्य दोष कौन सा होता है? व्याकरण विरुद्ध शब्द प्रयोग से कौन सा दोष होता है? एक तो अप्रतीतत्व दोष होता है। अब देखो अगला पीडीएफ है ये क्या कि अपने सिलेबस में हट गया है अब की बार, तो सिलेबस में हट गया, इस वजह से इसको, ये जो ऑप्शन है ये अपने सिलेबस में अब की बार दोष हट गया है, इस वजह से इसमें चूत संस्कृति दोष होता है, लेकिन अपने सिलेबस से हट गया तो ये अपने नहीं करेंगे। अगला दोष देखो, राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग। ये जो उदाहरण मैंने आपको काव्य गुणों में, काव्य दोषों में, काव्य रीतियों में, काव्य दोष में आपको करवाया था, ये उदाहरण करवाया हुआ है। ये देखो कि राजन देहु तुरंग मोही, अर्थात मुझे घोड़ा दे दीजिए। अगर आपके पास घोड़ा नहीं है तो मुझे हाथी दे दीजिए। अब राजा के पास घोड़ा नहीं है तो राजा हाथी थोड़ी दे देगा, कीमती तो हाथी होता है घोड़े से ज्यादा। मैंने आपको उदाहरण में भी बताया था कि पहले आपको आईएएस मांगना चाहिए, आईएएस नहीं मिले तब फोर्थ ग्रेड मांगना चाहिए। ऐसे तो नहीं कह सकते कि पहले थर्ड ग्रेड, पहले फोर्थ ग्रेड दीजिए, फोर्थ ग्रेड नहीं लगाओगे तो मुझे आईएएस लगा दीजिए, मुझे साइकिल दे दो, साइकिल नहीं दोगे तो मुझे फॉर्चुनर दे दो। ऐसे वाले उदाहरण करके मैंने समझाया था, वही उदाहरण पेपर में सीधा सीधा आया हुआ है। इसमें देखो, इसमें कौन सा दोष होता है? इसमें दुष्क्रमत्व दोष होता है भाई। ठीक है, इसमें कौन सा दोष होता है? इसमें दुष्क्रमत्व दोष होता है। ये अंडरलाइन कर लेना, ये प्रश्न याद कर लेना, पेपर में सीधा सीधा इसका प्रश्न है पूछा जा रहा है अभी। ठीक है जी, हाँ जी। अगला पढ़ते हैं, दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर्य प्रीति, परत गांठ दुर्जन ही दई नहीं है रीति। इसमें क्या होता है कि जहां कारण कहीं अन्यत्र हो और कार्य कहीं अन्यत्र हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां असंगति अलंकार होता है। और बिना कारण के कार्य होता है, कारण नहीं होता और कार्य हो जाता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां विभावना अलंकार होता है। ये वाला अलंकार कौन सा है? ये वाला अलंकार असंगति अलंकार होता है, याद कर लेना। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें असंगति अलंकार है। हाँ जी, अजय जी, इस देखो ये कैसे मैं इसको जूम कर रहा हूं, ये कैसे, अब इसको ज्यादा मिटाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सही बस जूम होता है। ये अगले वाला प्रश्न है, देखो
इनमें से कौन सा कथन असंगत है या असत्य कथन है? चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। छंद में आपको करवाया था, छंद के 4 वीडियो बनाए थे, ये वाला सही था। द्रुत विलंबित के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, बिल्कुल सही बात है। दोहा चरण के सम चरण में 13 और विषम चरण में 11 मात्राएं होती है। जो पहला और तीसरा होता है ये तो विषम होता है, और दूसरा और चौथा ये सम होता है। यहां 13 प्लस 11 की अतिक्रम से 24 मात्राएं होती है। तो दोहा के सम चरण में 13 मात्राएं, ये तो गलत है। सम चरण में तो दोहा के 11 मात्राएं होती है और विषम चरण में 13 मात्राएं होती है, ये वाला गलत ऑप्शन है। और गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों तो ऑप्शन सही है, ये 3 नंबर वाला ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, इसका उल्टा होगा। दोहा के सम चरण में तो 11 और विषम चरण में 13 मात्राएं होती है, ये वाला उत्तर है, बिल्कुल सही होता है, जैसे मैंने लिख रखा है वैसे ही। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा इसका 3 नंबर वाला। अगला देखते हैं अपने रस से संबद्ध स्थायी भाव में से कौन सा विकल्प गलत है? करुण रस है, उसका स्थायी भाव होता है शोक। ठीक है, अद्भुत का जुगुप्सा नहीं होता अभी, अद्भुत का तो विस्मय होता है। विभत्स रस का विभत्स रस का जुगुप्सा होता है, अद्भुत रस का विस्मय होता है। रौद्र रस का क्रोध, ये बिल्कुल सही है। अगला देखें तो वीर रस का उत्साह होता है, तो ऑप्शन ये वाला ही गलत है। 2 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका, 98 का 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 98 का 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। हाँ जी, अगले देखते हैं अपने। ये देखिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रारंभ सन 993 ईस्वी से 993 ईस्वी से लेके और 1693 ईस्वी तक मानने वाले विद्वान कौन से हैं? तो रामकुमार वर्मा है। बहुत बार पेपर में प्रश्न आता है इसका, इसका प्रश्न है बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। सॉरी, अब देखो, हाँ 1693 ईस्वी तक मानने वाले विद्वान, लेकिन ये देखो 1050 विक्रमी संवत है, 1050 विक्रमी संवत है। 1050 विक्रमी संवत में से 57 घटा देते हैं तो कौन से कितने बचते हैं? 993 ईस्वी बचते हैं, 993 ईस्वी बचते हैं। तो 993 ईस्वी है ना, तो ये तो हाँ 693 ईस्वी है। रामकुमार वर्मा तो 693 ईस्वी होता है, 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी होता है, ये गलत है। ये तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका उत्तर हो जाएगा। 993 ईस्वी मानने वाले विद्वान कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। अगर अजय रामकुमार वर्मा तो 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक मानते हैं रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा वो कवि है जिन्होंने अपभ्रंश के कवियों को हिंदी के तहत रख दिया था, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो अपभ्रंश के कवियों को हिंदी से अलग कर दिया था। तो 993 ईस्वी मानने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल है भाई। हाँ जी, 101वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कबीर ने सिद्ध और नाथ परंपराओं का भरपूर उपयोग किया था। ठीक है, जन कल्याण की भावना प्रधान होते हुए भी तुलसी में काव्य सौंदर्य का चरमोत्कर्ष है, बिल्कुल सही बात है ये। अष्टछाप की प्रतिष्ठा वल्लभाचार्य ने की थी। अष्टछाप की प्रतिष्ठा वल्लभाचार्य ने की, बल्कि किसने की थी? विठलनाथ ने की थी। अष्टछाप की प्रतिष्ठा किसने की थी? विठलनाथ ने की थी। जायसी ने प्रेम तत्व को भारतीय जीवन की पृष्ठभूमि पर बड़े मार्मिक ढंग से अंकित किया है, बिल्कुल सही प्रश्न है ये। देखो इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर नंबर 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विठलनाथ ने की थी। तो पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी भाई। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने की थी। हाँ जी, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपन्यास और उपन्यासकार सुमेलित नहीं है? अंधेरे बंद कमरे में, मोहन राकेश, आधा गांव राई मासूम राजा, उखड़े हुए लोग। उखड़े हुए लोग अगर आ जाए ना तो उखड़े हुए लोग कमलेश्वर, ये गलत हो जाएगा। प्रति परिकथा, ये फणीश्वर नाथ रेणु, ये भी सही है। आधा गांव, ये भी सही है। अंधेरे बंद कमरे में, ये भी मोहन राकेश का है, बिल्कुल। तो उखड़े हुए लोग, ये कमलेश्वर वाला, ये वाला ऑप्शन है, गलत हो जाएगा। ठीक है, याद कर लेना इसको ढंग से। अब जो 103वां प्रश्न है, ये 103वां प्रश्न है, देखो। हाँ जी, 103वां प्रश्न क्या कहता है कि कवि और कविता से संबंधित सुमेलित प्रश्न। हाँ जी, ये देखो, कवि और कविता से संबंधित लहर है वो जयशंकर प्रसाद की है। संशय की एक रात, ये धर्मवीर भारती की नहीं, ये तो नरेश मेहता की रचना है। ये तो किसकी रचना है? ये तो नरेश मेहता की रचना है, तो ये वाला उत्तर गलत हो जाएगा। इत्यलम,
ये अज्ञेय की रचना है। गीत प्रोस भानी प्रसाद मिश्र की रचना है, बिल्कुल सही है, लेकिन संशय की एक रात तो नरेश मेहता की रचना है। ये वाला उत्तर है गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला देखते हैं। आदिकाल की कौन सी रचना गद्य में लिखी गई? जयचंद्र प्रकाश भटकेदार, वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर, परमाल रासो जगनिक, वसंत विलास अज्ञात कवि है। कौन से ऐसे कवि है जिनकी रचना गद्य में लिखी गई? वो वर्ण रत्नाकर है भाई। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है, जो वो क्या लिखी गई थी? तो वो गद्य में लिखी गई थी। याद रख लेना किस में लिखी गई थी? तो गद्य में लिखी गई थी, याद कर लेना भाई, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कुतुबन मृगावती सही है बिल्कुल। जयसी की पद्मावत है, ये भी सही है भाई। ठीक है, जयसी की पद्मावत है, ये वाला भी सही है। मुल्ला दाऊद चंदायन है। ईश्वर सत्यवती कथा ईश्वरदास, ये भी ठीक है। मुल्ला दाऊद की तो चंदायन है। लखम सेन पद्मावती कथा नहीं है। तो 105वें में कौन सा उत्तर हो जाएगा? 105वें में 3 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, 105 में 3 नंबर वाला उत्तर। अगला देखो। खेती ने किसान को भिखारी को, ने भीख बनिक को, बनिज ने चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान, सोच बस कहे एक कंसो कहां जाई काकरी। याद करो भाई, तुलसीदास की रचना है। इसकी रचना है तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास की रचना है किसमें? कवितावली से है भैया। ठीक है ना, कवितावली से ये रचना ली गई है। अगला देखो। इनमें से कौन सा कवि रीतिकाल की सीमा के अंतर्गत नहीं आता? कौन सा कवि? सोचो, उसके बाद में अपने बात करते हैं। कौन सा कवि रीतिकाल की सीमा के अंतर्गत नहीं आता? कौन सा कवि रीतिकाल की सीमा के अंतर्गत नहीं आता? कौन सा कवि रीतिकाल की सीमा के अंतर्गत नहीं आता? वो कौन सा कवि है? वो रसखान नहीं आते भाई, क्योंकि देव, भिखारीदास और पद्माकर ये तीनों तो रीतिकाल के कवि है। ये कौन से काल के कवि है? ये भक्ति काल के कवि। भक्ति काल के कवि रसखान के बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इस मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। इतने महान कवि है ये रसखान। तो रसखान कौन से काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि है, न कि रीति काल के कवि है। ठीक है जी, हाँ जी। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ नहीं है? आजकल ये वाले प्रश्न बहुत पूछे जाने लगे हैं भाई, ये वाले प्रश्न बहुत पूछे जाने लगे। लक्षण ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु है, जगत विनोद है, और ये ललित ललाम भी है। अर्थात बिहारी सत सही है, वो लक्षण ग्रंथ नहीं है। आपको बता दूं कि लक्षण ग्रंथ क्या होते हैं। पहले संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है, उनके आधार पर हिंदी में रचनाएं लिखी जाती है, उन्हें लक्षण ग्रंथ कहा जाता है। और बिहारी सत सही है, वो संस्कृत के ग्रंथों के हालांकि पढ़े जरूर थे, उनके ध्यान में जरूर थे लक्षण ग्रंथ, लेकिन उनके आधार पर रचना नहीं लिखी। इसके कारण बिहारी सत सही है, बिहारी सत सही लक्षण ग्रंथ नहीं है। बाकी तीनों के तीनों रचनाएं लक्षण ग्रंथ है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि ऐसे प्रश्न आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। लक्षण ग्रंथ कौन सा नहीं है, अलंकार ग्रंथ कौन सा नहीं है, रस ग्रंथ कौन सा नहीं है, ऐसे वाले प्रश्न आ रहे हैं। हाँ जी, देखो। घनानंद कृत पंक्ति कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति। लोगन लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत, ये वाली पंक्ति है, ये घनानंद की पंक्ति है। दूसरी पंक्ति प्रसिद्ध कौन सी होती है? दूसरी पंक्ति रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत जो जो निहारी है। तीसरी पंक्ति प्रसिद्ध कौन सी है? तुम कौन सी पार्टी पड़े हो लला, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं, काहू कल पाए है सो कैसे कल पाए है। ये वाली पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां घनानंद की पंक्ति है। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, ये प्रसिद्ध पंक्ति है घनानंद की। हाँ जी, आगे देखते हैं। कौन सा विकल्प है वो सुमेलित नहीं है? विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक भिखारिणी, बेचन शर्मा उग्र चंद हसीनों के खतूत, भगवती चरण वर्मा चित्रलेखा, और वृंदावन लाल वर्मा की है वैशाली की नगर बधु। 110वां प्रश्न है, 110वें प्रश्न है। देखो 110वें प्रश्न में वैशाली की नगर बधु है, वृंदावन लाल वर्मा की नहीं है। ये विश्वंबर शर्मा कौशिक की रचना है, वृंदावन लाल वर्मा की नहीं है। ये कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये 4 नंबर वाला उत्तर है, ये गलत हो जाएगा। 104 नंबर वाला उत्तर है, 110 में 4 नंबर वाला उत्तर है, ये गलत हो जाएगा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। बहुत प्रसिद्ध है नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान। प्रामाणिक मानने वाले विद्वान का है, वो कौन से हैं? गोरी बोली राम श्याम, राम श्याम। और एक है दशरथ मुनि सुने हजार। गोरी बोली राम श्याम। श्याम सुंदर दास प्रामाणिक मानते हैं, श्यामल दास अप्रामाणिक मानते हैं। श्याम सुंदर दास ये अप्रामाणिक, इसका उत्तर 1 नंबर वाला ही हो जाएगा। अगर बोली मतलब बुलर, ये अप्रामाणिक मानते हैं, ये अर्ध प्रामाणिक मानते हैं, और तो बाकी बच गए वो सारे के सारे प्रामाणिक मानते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल भी अप्रामाणिक मानते हैं, बुलर भी अप्रामाणिक मानते हैं। अगर अगला ऑप्शन देखें तो गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा, ये गोरी बोली और श्यामल दास
तो ये तीनों के तीनों तो अप्रामाणिक मानते हैं। ये श्याम सुंदर दास है ना, ये इसको प्रामाणिक मानते हैं, तो ये वाला उत्तर हो जाएगा इसमें। ये ट्रिक है, ये दोनों पे दोनों ट्रिक लिख लेना, ठीक है। दशरथ मुनि सुने हजार और गोरी बोली राम श्याम, राम श्याम। कर्नल श्याम मिश्र मोहन, वो ट्रिक है, वो ट्रिक उनकी, कर्नल श्याम मिश्र मोहन, ये ट्रिक और लिख लो भाई, कर्नल श्याम मिश्र मोहन, ये जो चार विद्वान है ये इनको प्रामाणिक मानते हैं, ये इनको क्या मानते हैं, प्रामाणिक मानते। कर्नल जेम्स टोड, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, ये इनको प्रामाणिक मानते हैं। ये वाला उत्तर बहुत बार पूछा जाता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके पेपर में बहुत काम आने वाला है। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में मैं अगले प्रश्न पे जाता हूं। हाँ जी, अगला प्रश्न है, देखो कैसे इसको, हाँ जी, हाँ जी, अगला प्रश्न देखो, खड़ी बोली को वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी किस विद्वान ने कहा है? खड़ी बोली को वर्नाक्यूलर, खड़ी बोली को वर्नाक्यूलर, खड़ी बोली को वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है अभी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, तो वहीं से ही इन्होंने जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है, खड़ी बोली हिंदी को क्या कहा है, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी कहा है, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी का है। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? 113वां प्रश्न। इसके लिए मेरे एक वीडियो बनाए हुए है, हिंदी भाषा उद्भव एवं विकास, सर्च कर लेना, हिंदी भाषा उद्भव एवं विकास नाम से एक वीडियो बनाया, वो पूरा वीडियो देख लोगे। हिंदी से संबंधित अगर भाषा और उद्भव से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न इसी में से ही आएगा, ठीक है ना। 113वां है, तो 113वां में हिंदी भाषा उद्भव विकास से संबंधित प्रश्न है। तो 113 में पूर्वी हिंदी से संबंधित कौन सी भाषा है? तो पूर्वी हिंदी से संबंधित कौन सी अपभ्रंश है? वो अर्धमागधी अपभ्रंश है भाई। कौन सी अपभ्रंश है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश है। अगला देखो 114वां प्रश्न है, वो कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी की बोली इनमें से कौन सी नहीं है? खड़ी बोली। अब इसको याद करने के लिए B3K2 है, ब्रज, बुंदेली, बांगरू, कन्नौजी, कोरवी। ब्रज, बुंदेली, बांगरू, कन्नौजी और कोरवी। ब्रज, बुंदेली, बांगरू, बांगरू, ब्रज, बुंदेली, बांगरू, कोरवी और कन्नौजी। कोरवी का अर्थात खड़ी बोली हिंदी है, ठीक है। ये मगही है, ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है बल्कि पूर्वी हिंदी की बोली है, मगही मैथिली, ठीक है, मगही मैथिली, ये जो पूर्वी हिंदी की बोली है ना, कि पश्चिमी हिंदी की बोली, इसका उत्तर हो जाएगा मगही। B3K2 याद कर लो भाई, पश्चिमी हिंदी की बोलियों से संबंधित याद कर लो, B3K2। हाँ जी, अगला है, अगला देखो, कबीर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इन्होंने शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व दिया, ठीक है, अनुभव के ज्ञान को अधिक महत्व दिया था, बिल्कुल सही बात है ये। शास्त्रीय ज्ञान के स्थान पर अनुभव को अधिक महत्व दिया। इन्होंने माया का महिमा मंडन नहीं किया, क्योंकि माया का तो इन्होंने खंडन किया है बच्चों, माया का तो इन्होंने खंडन किया, तो ये उत्तर तो गलत हो जाएगा। इनके रहस्यवाद में दाम्पत्य प्रेम की भी झलक है, कौन कैसे मिलती है? दुल्हिन गावहु मंगलाचार, घर आए मोय राजा राम भट्टार, दाम्पत्य प्रेम है। इन्होंने भाषा सोष्ट पर अधिक ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल सही बात है ये। तो कौन सा उत्तर असंगत हो जाएगा? सॉरी, तो 2 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला देखो, अगला प्रश्न है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। तो इन पंक्तियों से संबंधित दूसरे अनंत का क्या अर्थ है? ये जो दूसरा अनंत है ना, अनंत किया उपकार, इसमें क्या है कि अनंत किया उपकार मतलब बहुत ज्यादा उपकार किया, अनंत है और अनंत ही उपकार किया, तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें 116 में क्या हो जाएगा? तो 116 में 3 नंबर उत्तर हो जाएगा, अनेक बार उपकार किया है। लोचन रूपी है वो अनंत उगाड़िया, बहुत अनेक प्रकार से उन्होंने लोचनों को खोला है और अनंत दिखावर, अनंत का ही दर्शन करवाया। कबीरदास की पंक्ति, इसमें अनंत का क्या अर्थ है? तो अनंत का क्या अर्थ है? अनेक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके भी कबीर ग्रंथावली लगती है, तो इस वजह से आपके भी महत्वपूर्ण हो जाता है भाई ये प्रश्न। हाँ जी, अगला देखो, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी कर तर्क बढ़ावे शाखा। रामचरितमानस के बालकांड में उक्त कथन किसका है? देखो भाई, बालकांड से संबंधित स्कूल व्याख्याता में लग रहा है, बालकांड से संबंधित सेकंड ग्रेड में लग रहा है, तो सेकंड ग्रेड और थर्ड स्कूल व्याख्याता दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ जी, बताओ भाई 117 में ये जो कथन किसका है? तो ये शिवजी का कथन है भाई, ठीक है, ये कथन किसका है? तो ये शिवजी का कथन है, महत्वपूर्ण है भैया, ये शिवजी का कथन है, ये महत्वपूर्ण है। हाँ जी, अपने आगे बढ़ते हैं। तब ही उपंग सुत आए गए, सखा सखा कछु अंतरु नाई,
बड़ी बड़ी अंक लाए। उपंग सूत का अर्थ क्या होता है? याद कर लेना, ऊ से उपंग सूत, उपंग सूत्र ऊ से उद्धव जी। उपंग सूत किसका अर्थ है? अभी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। किससे है? ऊ से उपंग सूत्र, ऊ से उद्धव जी। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ऊ से उपंग सूत्र, ऊ से उद्धव जी, इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है ना? अभी अपने 2 प्रश्न हो रहे हैं। 2 प्रश्न के बाद में अपने क्या है कि लगभग शिक्षण विधियां आती है 30 प्रश्नों की, तो शिक्षण विधियां अपने अगले वीडियो में अपने करेंगे। 119वां प्रश्न क्या कहता है? मीराबाई के वीर्य वर्णन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, शारीरिक ताप आदि की प्रचुरता है, स्वानुभूति जन्य है, इनमें प्राय सब कहीं विवस्था और व्यग्रता प्रदर्शित है, इसमें आंतरिक वेदना का समावेश है। 119वां प्रश्न, 119वां प्रश्न देखो, इसमें शारीरिक ताप आदि की प्रचुरता, शारीरिक ताप नहीं है बल्कि आध्यात्मिक ताप है उसमें। ठीक है, परमात्मा के प्रति आध्यात्मिक ताप है ना, कि शरीर का तपन है इसमें बताया गया मीरा के काव्य में। ठीक है ना? तो इसमें कौन सा उत्तर गलत हो जाएगा? 1 नंबर वाला उत्तर गलत हो जाएगा, बाकी सारे के सारे सही है। 120वां प्रश्न है, 120वां प्रश्न अपने देखते हैं। तो 120वां प्रश्न, 120वां प्रश्न क्या कह रहा है? मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की जाई पड़े श्याम हरित द्युति हुई। ये जो पद आया है, ये बिहारी सतसई का प्रथम पद है। इसमें क्या है कि उक्त कथन है, उक्त छंद में जो प्रयुक्त शब्द हरित द्युति का अर्थ है, सलिष्ट मतलब सलेस अलंकार है इसमें। तो सलेस अलंकार में कौन सा अर्थ नहीं है? तो हरे रंग वाला, हरित द्युति मतलब हरे रंग वाला, प्रसन्न वदन, वदन का मतलब मुख होता है, और प्रभा शून्य मतलब चमक से शून्य, लेकिन दीन दुखी नहीं होता। क्या नहीं होता? इसका अर्थ है दीन दुखी नहीं होता। बिहारी सतसई की प्रथम पंक्ति है भैया, ये क्या है? तो ये बिहारी सतसई की प्रथम पंक्ति है। दीन दुखी नहीं होता इसका। प्रभा शून्य, हरित द्युति हुई मतलब प्रभा शून्य हो जाता। अजो तरियो ना ही रहो श्रुति सेवत अंग, नाक बास बेसरी रहो बसी मुक्तन के संग। इसमें कौन सा अलंकार है? एक तो इसमें श्लेष अलंकार है, एक तो इसमें श्लेष अलंकार है, एक इसमें सत्संग का भाव है। ये वाला उत्तर है, सही हो जाएगा। ठीक है, अभी जो 9 प्रश्न हो रहे हैं ना, 9 प्रश्न के बाद में क्या है कि अपने क्लास को एंड करेंगे। इक डंकी गिण एक रो, इसमें इक डंकी गिण एक रे से संबंधित क्या है? इक डंकी का मतलब क्या है? यहाँ इक डंकी का मतलब है देश पर किसका अधिपत्य है? अंग्रेजों का अधिपत्य। ये वीर सतसई की पंक्ति है। वीर सतसई में सूर्यमल मिश्र क्या करते हैं? अंग्रेजों के खिलाफ लिखते हैं। 1857 की क्रांति के कवि कौन है? तो ये जो सूर्यमल मिश्रण है 1857 की क्रांति के कवि है। और इनमें इक डंकी का अर्थ क्या है? ये किस पर, देश पर किसका शासन है? ये जो सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया है, ये अपने, हाँ, राजस्थान के अपने राज्य कवि भी अजय जी बोल रहे हैं, जो आरएस एस्पायरेंट्स है, जो आरएस से संबंधित मार्गदर्शन देते हैं, वो बता रहे हैं कि ये राजस्थान के राज्य कवि है। ये वीर सतसई की पंक्ति है, जिसमें किसका शासन है राजस्थान में या फिर भारत में किसका शासन है? तो अंग्रेजों के आधिपत्य से संबंधित है बात हुई है। कुरुक्षेत्र में कुल कितने सर्ग है? आपकी जानकारी के लिए महत्वपूर्ण ये है कुरुक्षेत्र, क्योंकि कुरुक्षेत्र में 7 सर्ग है। अब की बार कौन सा सर्ग लग रहा है? सेकंड ग्रेड में छठा सर्ग लग रहा है। इससे पहले कौन सा सर्ग लग रहा था? इससे पहले पहला सर्ग लग रहा था। तो अब की बार तो छठा सर्ग लग रहा है, लेकिन कुल कितने सर्ग है? तो कुल है 7 सर्ग है। याद रख लेना, कुरुक्षेत्र जो दिनकर द्वारा रचित है उसमें कुल कितने सर्ग है? तो उसमें 7 सर्ग है। हाँ जी, अगला प्रश्न है, अगला जो अपने 130 प्रश्न कर रहे हैं उसमें से अगला प्रश्न है वो है, हाँ जी, आनंद सर्ग की प्रथम पंक्ति इनमें से कौन सी है? आनंद सर्ग है ना, जो अंतिम सर्ग है आनंद सर्ग, वो अपने सिलेबस में नहीं लगता, तो अपने नहीं है। हालांकि अगर पूछा जाए श्रद्धा सर्ग, सॉरी वो क्या होते हैं, चिंता सर्ग, तो चिंता सर्ग की प्रथम पंक्ति है, हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल सा एक पुरुष धीरे भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति चिंता सर्ग की अर्थात कामायनी की प्रथम पंक्ति है। इसमें पूछा गया आनंद सर्ग की प्रथम पंक्ति कौन सी है? तो आनंद सर्ग की प्रथम पंक्ति ये नहीं है। कौन तुम ससृति जल निधि की 3 तरंगों पर फेंकी एक मणि, कर रहे प्रभा की धारा से अभिषेक। ये पंक्ति कौन सी है? ये श्रद्धा सर्ग की है। अपने श्रद्धा सर्ग लग रहा है, तो श्रद्धा सर्ग की प्रथम पंक्ति। उससे पहले आनंद सर्ग लगा करता था, आनंद सर्ग की प्रथम पंक्ति। तो 124वां है, तो 124वें में उत्तर तो हो जाएगा, चलता था धीरे धीरे वह एक यात्रियों का दल, लेकिन अपने श्रद्धा सर्ग से संबंधित पूछी जाएगी। ये प्रेमवद का जो असाध्य बीणा है, ये अपने हट गया सिलेबस से। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य असाध्य बीणा में। यह कथन किसका? ये प्रेमवद का ही कथन है भैया। ठीक है, 126वां प्रश्न देखो, श्रद्धा भक्ति जो निबंध है उसमें श्रद्धा की प्रेरणा का मूल स्रोत कहां से लिया गया है? तो श्रद्धा की प्रेरणा का मूल स्रोत विश्व कामना से लिया गया, कि पुत्र कामना से, ऐश्वर्य कामना से, विजय कामना से। अब देखो, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बनाता है। लहरों के राजा नाटक है, उस नाटक में ये कथन किसका है? नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है। ये अपने जो लहरों के राजा नाटक है, जिसमें महात्मा गौतम बुद्ध का भाई जो नंद है, नंद की जो पत्नी है,
पत्नी अर्थात जो सुंदरी है, सुंदरी ये जो कथन कहती है, या फिर ये कौन सा कथन कहता है, ये श्यामांग कहता है, आनंद कहता है, या फिर नंद कहता है, तो ये तो सुंदरी के कथन है। 127 में कौन सा उत्तर हो जाएगा, तो 127 में तो 4 नंबर उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 127 में 4 नंबर उत्तर हो जाएगा सुंदरी। सुंदरी कहती है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बना देता है, अगर उसका आकर्षण हो जाए नारी के प्रति तो वो क्या बन जाता है, वो गौतम बुद्ध बन जाता है। अपने भूमिका में दिया हुआ है ये प्रश्न है, भूमिका में दिया हुआ है। 128वां प्रश्न है, उसने कहा था कहानी से। अगर कोई अभागा ही होगा जिसने उसने कहा था कहानी नहीं पढ़ी हो, अर्थात लोग तो थोक के भाव में कहानियां लिखते हैं, लेकिन एक ऐसा कवि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जिसने कहानी लिखी थी, उसने कहा था, और सिर्फ 3 ही कहानी लिखी, उसने कहा था बुद्धू का कांटो सुख में जीवन, बुद्धू का कांटा सुख में जीवन उसने कहा था। लेकिन उसने कहा था इतनी प्रसिद्ध कहानी है कि जिसको हिंदी कहानी का प्रवचन माना जाता है। भारतवर्ष में क्या पूरी दुनिया भर में जहां जहां हिंदी पढ़ी जाती है, जहां जहां हिंदी सिलेबस में लगते हैं, भले ही वो विश्वविद्यालय क्यों ना हो, भले ही वो महाविद्यालय क्यों ना हो, भले ही वो कंपटीशन के एग्जाम क्यों ना हो, भले ही वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, भले ही वो सेकंड ग्रेड का एग्जाम, हर एक भर्ती में उसने कहा था कहानी लगती है। कोई अभागा ही ऐसे होगा जिसने उसने कहा था कहानी न पढ़ी हो या न सुनी हो। बहुत ऐसे जो हिंदी से इतर जो लेखक है, हिंदी से इतर जो लोग हैं, वो भी इस कहानी को सुनते और पढ़ते हैं भाई। तो इसमें उसने कहा था कहानी शीर्षक में उसने शब्द किसके लिए प्रयुक्त है, उसने कहा था रे, इसने कहा था रे, सूबेदारनी ने कहा था रे, क्या कहा था, मेरे पति और मेरे बच्चे की अर्थात मेरे बेटे की रक्षा करना। किसने कहा था, उसने कहा था। कौन कहता है, सूबेदार नहीं कहता बल्कि लैला सिंह कहता है। लेकिन क्या कहा था कि मेरे बेटे और मेरे पति की रक्षा करना, किसने कहा था, सूबेदारनी ने कहा था। ये किस पात्र के लिए है, तो सूबेदारनी के लिए है। हाँ जी। 129वां प्रश्न, और एक क्षण के लिए प्रकाश के हृदय की धड़कन जैसे रुकी रही, यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है। और एक क्षण के लिए प्रकाश के हृदय की धड़कन जैसे रुकी, ये किस कहानी से लिया गया है। तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न तो एक और जिंदगी जो सिलेबस में हट गई है। और अंतिम जो आज का अंतिम प्रश्न है वो है, करीमुद्दीन ने माउथ ऑर्गन पर एक नई फिल्मी धुन छेड़ दी, यह किस कहानी से ली गई है। तो 130 में कौन सा उत्तर हो जाएगा, तो 130 में परिंदे कहानी से हुआ है इसका उत्तर, ठीक है। बाकी जो शिक्षण विधियां हैं, जो 20 प्रश्न शिक्षण विधियों के, वो मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा, क्योंकि पीवाईक्यू शिक्षण विधियों से संबंधित एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें 20 प्रश्नों से संबंधित बात करेंगे, लेकिन पूरा 360 डिग्री विश्लेषण करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने जो पहला वीडियो पहले बनाया, ये दूसरा वीडियो है, ठीक है ना। धन्यवाद।